गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बड़े भाई साहब पाठ को पढ़ रहे थे इतने दिनों से। उनके 4 पाठ मैंने आपको बनाए हैं बड़े भाई साहब के। और जहाँ तक मैं आशा करती हूँ आप सभी ने चारों पाठ को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। यदि आपने चारों पाठ नहीं देखे हैं तो आप बड़े भाई साहब के चारों पाठ को देखिए, उसी के बाद आप प्रश्नोत्तर वाला ये भाग को करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैंने वो पूरा पाठ विस्तार से आपको बताया है ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके। आज हम पढ़ते हैं बड़े भाई साहब के मुख्य प्रश्न। हर वर्ष बड़े भाई साहब से प्रश्न आता है और अधिकतर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। मैंने यहाँ वही प्रश्न लेने की कोशिश की है जो परीक्षा में आते हैं और आपके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको मैं प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी और आप वीडियो देखना चारों, उसके बाद चारों पार्ट देखना, उसके बाद इनके आंसर लिखने की आप कोशिश करना। और यदि कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है या उत्तर उसका समझ में नहीं आता है तो हम बाद में उसको कक्षा में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं। जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। जीवन की समझ व्यवहारिक अनुभव से आती है। बड़े भाई साहब के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उदाहरण सहित लिखिए। या तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा कि व्यवहारिक जीवन में अनुभव शब्द रहेगा तो आप समझ जाना कि बात वही है, या फिर वो इस तरीके से नहीं देके और आपको इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा कि प्रस्तुत कहानी में बड़े भाई ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण बताने के लिए कौन कौन से उदाहरण दिए हैं। तो आप यहाँ देखिए, अनुभव शब्द को आप पकड़ना कि अनुभव दिया है तो हमको वही आंसर लिखना है। हमारा उत्तर परिवर्तित नहीं होगा, हमारा उत्तर वही रहेगा, चाहे वो प्रश्न किसी भी प्रकार से आपको घुमा फिरा कर दे। तो यहाँ पाठ में बड़े भाई साहब ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा उन्होंने अनुभव को बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया है। और उन्होंने कहा है कि किताबें पढ़ने से सिर्फ महज एक डिग्रियां पास कर लेना या डिग्रियों को इकट्ठा कर लेना एक अलग बात है, किंतु असल बात है कि हमारी बुद्धि का विकास कितना हुआ है और हम जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए हैं। जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन्हें समझना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी जिंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज और तथा व्यवहारिक होगा उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा है कि अनुभव व्यक्ति की समझ और ज्ञान दोनों अधूरे हैं। यदि हमें किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है तो हमारे लिए अनुभवहीन व्यक्ति की समझ और ज्ञान दोनों अधूरे होते हैं। उसका न तो ज्ञान पूरा होता है, न उसमें समझ होती है, क्योंकि उसके पास अनुभव नहीं है। बड़े भाई साहब के भी यही विचार है। उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया है कि हेडमास्टर साहब की बूढ़ी माँ अनपढ़ होते हुए भी घर का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से करती है, जबकि जब वो माँ नहीं थी तब हेडमास्टर साहब घर का प्रबंधन अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे। वो लोगों से उधार पैसे लाकर घर चलाते थे और उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी, किंतु जब से उनकी माँ आई है उनके घर की स्थिति काफी अच्छी हो गई, जैसे लक्ष्मी आ गई हो। उन्होंने अपने अम्मा और दादी का भी उदाहरण दिया है। उन्होंने कहा कि वो नहीं है उनको ज्ञान, वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उनको नक्षत्रों और आदि का ज्ञान है या नहीं है, किंतु वो घर के प्रबंधन के क्षेत्र में वो निपुण है। तो उन्होंने यही कहा है कि निष्कर्ष यही निकलता है या उनके कहने का यही मतलब है कि पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान होना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत पाठ में समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? या तो वो इस तरह से पूछेगा कि समुचित शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया गया, अथवा वो ऐसे पूछेंगे समय की पाबंदी पर निबंध लिखो। कैसे लिखें? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में कैसे लिखें? वाक्य के माध्यम से बड़े भाई साहब ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है। देखो बेटा, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पर कि शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग किया है। समूची शिक्षा, यहाँ देखिए आप प्रश्न को ऐसे पकड़ेंगे, समूची शिक्षा यानी कि बात वही है, वो फिर घुमा फिरा के प्रश्न देंगे, किंतु हमें नहीं घूमना है।
समूची शिक्षा के बारे में उन्होंने किया है। तो शिक्षा व्यवस्था प्रणाली के बारे में लेखक जो थे वो बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा है कि जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित नहीं थी, रटन से शिक्षा प्रणाली थी। जो शिक्षक लोग थे वह सिर्फ वही देखना पसंद करते थे जो किताबों में लिखा हुआ होता था, और जो बच्चा रट कर काफी अच्छे से लिख लेता था किताबी भाषा को, उसी को वहाँ शिक्षक पूर्ण रूप से अच्छे नंबर देते थे। तो यहाँ उन्होंने इन्हीं समूची शिक्षा के अनेक तौर तरीकों पर उन्होंने व्यंग्य किया है। उन्होंने बताया है कि तात्कालिक शिक्षा बाल केंद्रित नहीं थी, शिक्षक रटने पर बहुत अधिक जोर देते थे, और इस रटने की वजह से ही बच्चों में जो रचनात्मकता थी वह उभर कर नहीं आ पाती थी। बच्चों की रचनात्मकता का कहीं विकास नहीं हो पाते थे। बच्चे सिर्फ रट्टू तोता बने हुए थे। जो हमारे शिक्षक ने कॉपी में हमें लिखाया है वही हमें परीक्षा की कॉपी में लिखना है और पास होना है, बस इतना ही बच्चों को ध्यान होता था। और इतना अधिक था रटने का चलन इतना अधिक था कि अंक लाने के लिए बच्चों का किताब का एक एक अक्षर रटना पड़ता था। उन दिनों पाठ्यक्रम भी इतना बोझिल था कि बच्चे उसमें रुचि नहीं ले पाते थे। पाठ्यक्रम भी काफी कठिन था, बच्चों की जो रुचि है वो रहती नहीं थी। इसके साथ साथ शिक्षकों का भी यही हाल था। तो उन्होंने यही कहा है कि आगे भी अगर शिक्षकों का यही हाल रहा तो मुझे अफसोस नहीं है कि मैं तीसरे वर्ष भी इसी कक्षा में रह जाऊं, क्योंकि जिस तरह से शिक्षक रटी हुई चीजों को देखते हैं वह मेरे बस से बाहर है। यानी कि शिक्षकों का यही हाल रहा तो मुझे ताज्जुब नहीं है कि मैं तीसरे वर्ष भी इसी कक्षा में रह जाऊंगा। ठीक है, प्रश्न 3 देखिए। कहानी में बड़े भाई द्वारा घमंड को एक बुराई के रूप में दिखाया गया है। घमंड का विरोध करने के लिए बड़े भाई द्वारा कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं? प्रश्न देखिए फिर से। कहानी में बड़े भाई द्वारा घमंड को एक बुराई के रूप में दिखाया गया है। घमंड का विरोध करने के लिए बड़े भाई द्वारा कौन कौन से उदाहरण दिए गए हैं? कहानी में बड़े भाई ने बताया है कि घमंड एक बुराई है जो हमारे जीवन में कदापि नहीं होना चाहिए, या कदापि हमें घमंड किसी बात का नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार की लेखक को लगातार पास होने से, कक्षा में अव्वल आने से घमंड हो गया था, उन्होंने अपने बड़े भाई जो बड़े भाई थे उनकी नजरें चुराना, उनसे दूर रहना, खेलना और उनका सम्मान में कमी करना, ये सब चीजें वो देख चुके थे। और इसी चीज को देखते हुए उन्होंने कहा कि घमंड एक बुराई है, और इसका विरोध करने के लिए उन्होंने रावण और शैतान के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने बताया कि रावण परम प्रतापी ज्ञानी था, पंडित था, किंतु एक घमंड के कारण उसका विनाश हो गया। तो उन्होंने यही कहा है कि घमंड से अच्छे अच्छे ज्ञानी और पंडितों का अंत हो जाता है। उन्होंने कहा है कि शैतान को घमंड के कारण नरक भोगना पड़ा, शाहे रूम को भीख मांगनी पड़ी, और भीख मांगते मांगते ही वह मर गया। यदि कोई व्यक्ति अपने किसी गुण पर घमंड करेगा तो उसका हाल भी इन तीनों जैसा होगा। तो उन्होंने घमंडी लोगों का वर्णन किया है कि ये काफी ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे, किंतु इनका अंत सिर्फ घमंड के कारण ही हुआ है। तो हमें घमंड कदापि नहीं करना चाहिए। प्रश्न 4। समय की पाबंदी के विषय में बड़े भाई साहब क्या विचार है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। समय की पाबंदी के विषय में बड़े भाई साहब के क्या विचार है? तो बड़े भाई साहब ने कहा समय की पाबंदी बहुत ही अच्छी बात है, और हर व्यक्ति को जीवन में समय की पाबंदी होना ही चाहिए। समय की पाबंदी से व्यक्ति अनुशासित होता है और उसका जीवन जो है वो संयम में आ जाता है, उसे लोगों द्वारा स्नेह प्राप्त होता है और उसके कारोबार में भी उसकी उन्नति होती है। तो हमें समय की पाबंदी करना ही चाहिए। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, प्रश्न 5 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसा कि आपके इस प्रश्न में 4-5 ही चारित्रिक विशेषताओं वाले क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से हर वर्ष चारित्रिक विशेषताओं के प्रश्न आते हैं उन 4-5 में। उसमें में एक प्रश्न ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है जो आता है कि बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को देखिए आप। बड़े भाई साहब काफी अध्ययनशील थे। पहला पॉइंट अध्ययनशील। बड़े साहब लगातार अपनी पढ़ाई का अध्ययन करते रहते थे और
लगातार कई घंटों तक गहन अध्ययन करते थे। आपने देखा है बड़े भाई साहब को कभी खेल कूद करते हुए नहीं देखा है आपने पूरे पाठ में। तो वो एक अध्ययनशील थे, वो उनका मन लगे या ना लगे वो घंटों पढ़ाई करते रहते थे। मेहनती, बड़े भाई साहब बहुत ही अधिक मेहनती थे, क्योंकि फेल होने के बाद भी कभी उनका मन ऐसा नहीं हुआ कि वो पढ़ाई नहीं करे। बड़े भाई साहब काफी मेहनती थे, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे कि वो फेल हो गए अब क्या करना, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं की, चाहे वो शिक्षा पद्धति के विरुद्ध थे, फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत में कभी कमी नहीं की। जिम्मेदार, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी स्वयं के सिर पर लेकर उसका ध्यान रखते थे। वो एक जिम्मेदार बड़े भाई थे, उनको पता था मैं बड़ा हूँ और मेरे छोटे भाई की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो वो स्वयं के ऊपर लेकर जिम्मेदारी को उनका पूरा ध्यान रखते थे कि लेखक कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कितना खेल रहे हैं, पढ़ाई पर उनका ध्यान है या नहीं है, इन सब बातों का ध्यान बड़े भाई साहब को रहता था। लगनशील, बड़े भाई साहब पूर्ण लगन के साथ अपनी पढ़ाई करते थे। वो पूर्ण समर्पण के साथ ही पढ़ाई करते थे और निरंतर पढ़ाई में लगनशीलता लाने के लिए मन नहीं लगने पर भी कुत्ते बिल्लियों का चित्र बना लेना स्वीकार था। वो वहीं बैठे रहते थे, चाहे उनका मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाना, एक ही शब्द को बार बार लिखना, ये सब वो करते थे, किंतु वो अपनी टेबल कुर्सी से कदापि नहीं उठते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लगनशील थे। अनुशासित, बड़े भाई साहब अनुशासन के साथ अपना जीवन बिताते थे और प्रत्येक कार्य को समय पर करते थे। उनकी जो दिनचर्या थी वो एक अनुशासित विद्यार्थी जैसी थी और वो प्रत्येक कार्य उसी सीमा के अंतर्गत करते थे। वाकपटु, ये उनका सबसे बड़ा गुण था कि जब भी छोटा भाई पढ़ाई नहीं करता था तब बड़े भाई साहब उस पर अपने उपदेश झाड़ देते थे। वे उपदेश देने में निपुण थे। बड़े भाई साहब उपदेश देने की कला में काफी निपुण थे। वो अच्छे अच्छे उदाहरण देते थे जिससे कि छोटे भाई को ये समझ में आ जाए कि पढ़ाई उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है या ये समय जो है उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो वो आगपटु थे, वो अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। अनुभवी, बड़े भाई साहब को पढ़ाई से लेकर घर चलाने तक का अच्छा अनुभव था। जैसा कि हमने पाठ में देखा है, उन्होंने पढ़ाई से संबंधित भी सारी चीज बताई। उन्होंने इतिहास में बताया कितने हेनरी हुए हैं, क्या करना चाहिए, अबज की जगह अबज लिख दे तो क्या है, और उन्होंने ये बताया है कि घर कैसे चलाते हैं। ये सारी चीजें उन्होंने हेड मास्टर साहब की अम्मा का उदाहरण दिया, उन्होंने खुद के दादा दादी का उदाहरण दिया। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि वो काफी अनुभवी थे और उन्हें सब बात का बहुत अच्छे से ज्ञान था। धैर्यवान, कक्षा में 2 बार अव्वल आने पर छोटे भाई को स्वयं पर घमंड आ गया था। देखो, बड़ा भाई जब फेल हो गया 2 साल और छोटा भाई लगातार पास हो रहा था तो उसको काफी घमंड हो गया था। वो बड़े भाई साहब की डांट की परवाह किए बिना लगातार खेलते कूदते रहते थे और उनसे नजरें चुराते थे। उसकी नजर में बड़े भाई साहब का आदर कम हो गया था, वो आदर नहीं करते था छोटा भाई। किंतु ये सब जानते हुए भी बड़े भाई साहब की जो नजरें थी वो भाग गई थी कि मेरा भाई है, मेरी अब इतना मान सम्मान नहीं करता है, इज्जत नहीं करता है, आदर कम हो गया नजर में। किंतु फिर भी उन्होंने उस समय धैर्य से काम लिया, उन्होंने अपना धैर्य नहीं खोया और छोटे भाई को समझाने की पूरी कोशिश फिर से की। अगला पॉइंट 9वां, मोह त्यागी, बड़े भाई साहब ने लेखक के भविष्य के लिए अपना बचपन त्याग दिया। वो बहुत ही बड़ा पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बड़े भाई साहब जो थे उन्होंने अपने बचपन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। उनकी खुद की भी इच्छाएं होती थी खेलने की, काफी के क्रिकेट वगैरह होते थे तो वो अपनी भावनाओं को रोकते थे, मेले लगते थे, मेलों में नहीं जाते थे, पतंगबाजी नहीं करते थे। ये सब चीजें अपने मन में दबा कर रखते थे। इच्छा होने के बाद भी वो कभी भी इन चीजों की ओर आगे नहीं बढ़े, और क्योंकि वो अपने बड़े छोटे भाई को ये बताना चाहते थे कि पढ़ाई का क्या महत्व है और ये समय हमारा मस्ती करने का या खेल कूद करने का नहीं है, अध्ययन करने का है। और इसीलिए उन्होंने अपना मोह त्याग दिया था। सब खेल कूद वगैरह से वो नहीं खेलते थे और छोटे भाई का भविष्य बनाने के लिए उन्होंने अपना बचपन समाप्त कर दिया था, एक तरीके से ये कह सकते हैं। प्रेरणामयी, बड़े भाई साहब की चारित्रिक विशेषताओं के कारण वे एक प्रेरणा के सूत्र हैं।
उनके जीवन से हमें त्याग और मेहनत की भावनाएं मिलती है। हम एक प्रेरणामयी इंसान के रूप में वो हमें दिखाई देते हैं कि जब भी बड़े भाई साहब नाम लेते हैं तो हमारे सामने एक बहुत अच्छी सी बातें बताने वाले व्यक्ति के रूप में वो उभर कर सामने आते हैं। चित्रकार बड़े भाई साहब पढ़ाई से बोर होने पर पुस्तकों व हाशियों पर चित्र बनाते थे। वो जब उनका मन नहीं लगता था तो वो चित्र बनाने लग जाते थे। तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाई साहब एक चित्रकार भी थे। भाव अपने छोटे भाई को सच्चाई बताने पर उन्होंने उसे गले लगा लिया था। छोटे भाई ने अपनी गलती को माना कि हाँ वो वास्तव में बड़े भाई साहब से अब नहीं डरता है। और ये सब चीजें जब उनको पता चली तो उन्होंने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया। जब सच्चाई बताई छोटे भाई ने तब उन्होंने उसको माफ कर दिया और गले लगा लिया। मित व्ययी बड़े भाई साहब कम पैसों में अपना खर्च निकाल लेते थे। वो उनको पता था कि किस तरह से हमने को महीने का खर्च चलाना चाहिए। सहनशील लगातार 2 बार फेल होने पर भी उन्होंने अपनी सहन शक्ति नहीं खोई। वो अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ ही रहे थे, चाहे वो फेल हो जाए, किंतु उन्होंने रास्ता नहीं बदला। रटंत विद्या के विरुद्ध पाठ में जैसा कि हम देखते हैं कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली का विरोध किया है कि ये कैसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें रटंत शिक्षा प्रणाली है और इसमें किस प्रकार से बच्चा पास हो सकता है, किस प्रकार बच्चा कॉपी में वैसा वैसे ही लिखे, ये चीजों का उन्होंने काफी विरोध किया है। तो उनके अनुसार रटंत प्रणाली ने शिक्षा को खोखला कर दिया था और वे इस प्रणाली के कट्टर विरोधी थे। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 पॉइंट लिखाए थे। 15 ही पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप इसको पूरा कॉपी में एज लिख लेना, क्योंकि आपको इतनी सारी विशेषताएं किसी भी पुस्तक में कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेंगे, इतने पॉइंट नहीं मिलेंगे जितने कि यहाँ पर मैंने दिए हैं। तो आप इसकी कॉपी कर लेना, लिख लेना इनको। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है जो 5 नंबर का परीक्षा में आता है। प्रश्न 6, बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने बड़े भाई के फेल होने का क्या फायदा उठाया। फिर से प्रश्न सुन लीजिए कि बड़े भाई साहब पाठ के आधार पर लिखिए कि लेखक ने बड़े भाई के फेल होने का क्या फायदा उठाया। क्या आप सभी ने वीडियो में देखा ही है कि वह बड़े भाई साहब की परवाह करना उन्होंने बंद कर दी थी और उनके स्वभाव में काफी अंतर आ गया था। स्वयं लेखक को बहुत अधिक घमंड हो गया था, अभिमान आ गया था और आत्मसम्मान भी बढ़ा कि हाँ, अपनी तो किस्मत बहुत बलवान है, हम पढ़े या ना पढ़े मैं तो जरूर पास हो ही जाऊंगा। उसे लगा था कि बड़े भाई साहब उसे उपदेश देते थे, परंतु स्वयं फेल हो गए हैं, इसलिए अब वह खेल कूद में निर्भीक होकर पहले से भी अधिक समय व्यतीत करने लगा। पहले जितना खेलते थे अब वो और अधिक खेलने लगे और जो भय था बड़े भाई का वो सब समाप्त हो गया, निर्भीक हो गए थे। अब उसे उनकी डांट का भी भय नहीं रहा था कि बड़े भाई साहब उनको डांटेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि वो ये अधिकार खो चुके हैं मुझे डांटने का, अब उनको अधिकार नहीं है क्योंकि वो लगातार 2 साल से फेल हो रहे हैं। तो ये घमंड लेखक को काफी आ गया था। उसको यह लगने लगा था कि वह कम मेहनत करके भी पास हो जाएगा, उस पर अब बड़े भाई का कोई आतंक भी नहीं रहेगा। तो उन्होंने काफी फायदा उठाया इन चीजों का कि अब अपनी किस्मत तो बलवान है, इसलिए उन्होंने बड़े भाई साहब का काफी बड़े भाई साहब के फेल होने का उन्होंने काफी फायदा उठाया और वो पहले से अधिक निर्भीक और पहले से अधिक खेलने लगे थे। प्रश्न 7 देखिए, यदि बड़े भाई की डांट फटकार ना मिलती तो क्या छोटा भाई हर वर्ष अव्वल आता? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो बड़ा भाई था वो हमेशा छोटे भाई को सही राह पर लाने की पूरी कोशिश करते थे और इसी कारण छोटा भाई था वो हर वर्ष अव्वल आता था, क्योंकि वो रोज का टास्क रोज पूरा कर ही लेते थे। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि मेरे विचार से अपने विचार लिखने हैं। तो आपको लिखना है कि मेरे विचार से जो लेखक है यदि उनको इतनी डांट फटकार बड़े भाई साहब की नहीं मिलती तो शायद वो कभी कक्षा में अव्वल नहीं आते। ये सच है, क्योंकि यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से तो कभी कोई बात सीखी नहीं,
परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता था कि उनको पढ़ाई करनी है। और वो जो खेल खेलते थे उसमें कहीं सीमा तक वो एक सीमित हो जाते थे, कहीं न कहीं उनको भय था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदि बड़ा भाई अगर इतनी डाँट फटकार नहीं करता, तो छोटा भाई कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता। प्रश्न 8 देखिए, बड़े भाई साहब पाठ में पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य और नए विचारों का समर्थन करती हैं, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल करेक्ट। ये जो पाठ है आपका, ये पुरानी शिक्षा पद्धति पर व्यंग्य करता है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो रटने के लिए मजबूर थे, और जो बच्चे रट नहीं पाते थे वो पास भी नहीं हो पाते थे, चाहे उनको 2-2 साल एक ही कक्षा में रुकना पड़ जाता था, किंतु जो पुस्तक में होता था शिक्षक को कॉपी में वही चीजें चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप में बड़े भाई साहब ने बताया है। वे कहते हैं कि अबज की जगह यदि अजब लिख दिया गया तो सारे नंबर कट जाते थे। कोई इनसे क्यों नहीं पूछता कि आखिर अबज और अजब में क्या फर्क है? किस प्रकार विद्यार्थियों की मौलिक क्षमता का गला घोट रही थी? ये जो शिक्षा पद्धति थी ये किस प्रकार से विद्यार्थियों का जो है मौलिक क्षमता जो थी उनका गला घुट रहा था इस शिक्षा पद्धति में। और जो विचारधारा है वो काफी बुरी थी एक शिक्षा पद्धति में, कि वहां पर बच्चों का पूर्ण रूप से किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा था। इसीलिए यह पाठ है जो नए विचारों का समर्थन करती है, कि जो आधुनिक विचारधारा जो अपनाई जा रही है उसका पूर्ण समर्थन करती है। शिक्षा को बोझ की जगह व्यक्तित्व के विकास का अनिवार्य किंतु सुगम एवं रोचक साधन बनाने पर जोर देती है। यहाँ पर आज की जो शिक्षा पद्धति है इसमें कदापि ऐसा नहीं है कि बच्चा जो बुक में लिखा हुआ है वही पढ़े, वही रटे और वही कॉपी में लिखे। यानी बच्चा सोच समझ कर यदि लिखता है तो उसके किसी प्रकार से नंबर नहीं काटे जाते हैं, और वैसे भी रटी हुई चीजों को लिखने का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। इसलिए ये जो शिक्षा पद्धति का समर्थन करते हैं, और वो पुरानी शिक्षा पद्धति जो है रटंत शिक्षा प्रणाली उसका उन्होंने घोर विरोध किया है। प्रश्न 9, बड़े भाई साहब पाठ में परिवार के बड़े बेटे की किस गंभीर समस्या पर प्रकाश डाला गया है? पाठ में बताया गया है, जैसे कि हमने पढ़ा है कि बड़े भाई साहब थे वो बड़े थे और लेखक जो छोटे थे, तो बड़े भाई साहब हमेशा छोटे भाई का काफी ध्यान रखते थे। हर समय उनको अपने छोटे भाई की चिंता रहती थी, उन्होंने कभी अपने की चिंता नहीं की, और उसकी पढ़ाई को लेकर, उसके खेल कूद को लेकर प्रत्येक चीज पर उनकी नजर हुआ करती थी। और उन्होंने इसी वजह से अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। उनकी अगर कोई इच्छा होती थी खेलने की या मेला जाने की या क्रिकेट खेलने की या पतंग उड़ाने की, तो वो सब अपनी भावनाओं को वहीं पर कुचल देते थे और मन में ऐसे विचार नहीं लाते थे। और वे स्वयं कहते हैं कि यदि मैं ही कुराह चलूं, यदि मैं खुद बेराह चलूंगा तो अपने छोटे भाई को मैं कैसे सही राह पर लेकर आ पाऊंगा। इसलिए वो चाहते हुए भी खुद नहीं खेलते थे और अपने भाई पर पूर्ण रूप से ध्यान रखते थे। तो यही उन्होंने बताया है कि बड़े भाई जो है हमेशा परिवार में जो छोटे भाई बहनों के संरक्षक और मार्गदर्शक का काम करता है। उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए आदर्श बनना होता है, ताकि उसे देखकर छोटे भाई बहन सीख सके कि अपने जीवन को सही ढंग से जी सके। कि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो बड़े भाई की प्रेरणा से अपना जीवन अच्छे से जी सके, और इसीलिए वो सारी चीजों का त्याग करते हुए अपने जीवन में और संयम पूर्ण रहते हैं, ताकि छोटा भाई उन चीजों को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। प्रश्न 10, आशय स्पष्ट करना है। कुछ यहाँ पंक्तियां दी गई है, उन पंक्तियों को हमें उनका मतलब क्या है कहने का, इसको हमको अच्छे से एक्सप्लेन करना होता है। देखिए, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। बिल्कुल सच है कि किताबें कितनी भी आप पढ़ लीजिए, कितनी भी उनकी परीक्षा दे लीजिए और पास हो जाइए, किंतु जब तक हमारी बुद्धि का विकास नहीं है, जब तक हमें जीवन का अनुभव नहीं है, तब तक वो हमारी जो डिग्रियां हैं वो किसी भी काम की नहीं है। क्योंकि इम्तिहान पास करना एक अलग बात है और रटकर भी पास किया जा सकता है इम्तिहान, तो केवल इम्तिहान से हमें जीवन का अनुभव कदापि नहीं मिल सकता है। अनुभव के लिए हमें बुद्धि का विकास और
बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता है। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। इम्तिहान पास कर लेना एक अलग बात है, डिग्री हासिल करना एक अलग बात है, किंतु हमें जीवन जो अनुभव सिखाता है वह है बुद्धि का विकास, वो होना बहुत अधिक आवश्यक है। ब देखिए प्रश्न 10वें का ब, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बुनियाद यानी नींव, जो हमारी जड़ है, नींव है, वही अगर मजबूत नहीं होगी तो मकान यानी शिक्षा, शिक्षा कैसे हमारी महत्वपूर्ण हो जाएगी यानी मजबूत हो जाएगी। उसके लिए हमें नींव यानी बचपन से ही यदि हमारी बुनियाद ही कमजोर है तो हम उस पे शिक्षा रूपी जो महल है उसको कदापि नहीं बनाते हैं। इस पंक्ति का आशय यही है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, उसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव की बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायेदार यानी टिकाऊ, जो चार पाए होते हैं, जिस प्रकार मकान को टिकाने के लिए चार खंभे होते हैं, उसी पर छत डल सकती है। अगर उसमें एक पाया भी कमजोर होता है या एक जो खंभा होता है वो भी नहीं होगा तो छत को आप कदापि नहीं डाल पाते हैं। उसी प्रकार पढ़ाई की मजबूती के लिए प्रारंभ से ही, जन्म से ही जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है वो मजबूत और टिकाऊ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तभी उस पर आप अच्छी शिक्षा का महल बना सकते हैं, नहीं तो कदापि नहीं बना सकते हैं। सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बताए हैं, आप लिखिए इन प्रश्नों के उत्तरों को, और जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आते उनको पूछिए। आप मुझे कमेंट करके भी बोल सकते हैं कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आ रही है, आप समझा दीजिए। ठीक है, बाय।